Hello, students. Welcome to the class 8 and the history class. The chapter The Expansion of the British Power. The subtopic The New System of Justice. The New System of Justice. This is your subtopic. Now, get ready to listen to a thrilling, very thrilling topic, the new system of justice. न्याय कैसे होता है, कैसे उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने न्याय प्रक्रिया के बारे में काम किया. The point to be focused will be the new system of justice was introduced in 1772. Two courts of justice were formed. Then comes the challenges for running the systematic court. Then comes the regulating act. Fine. It's a very thrilling topic, कि जजमेंट हम सुनते हैं ना कि भी न्याय कैसा हुआ और कुछ गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ समाज में, तो कोर्ट क्या करते हैं, किस तरह से लोगों को न्याय मिलता है, किस तरह से क्या प्रोसीडिंग होती है, क्या सिस्टम होते हैं, उस पे हम लोग इस बात पे आज फोकस करेंगे. अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अलर्ट होके सुनिएगा. फाइन. About the new system which was introduced by the Britishers. Fine. और वो कुछ बेसिक चीज़ें जो आज भी चली आ रही हैं जुडिशरी में. About all that will be studying. Fine. Okay. So be focused, be alert. The new system of justice. Now students, let me review one thing, that before this video we have gone through a topic about the new structure of the administration, the new setup of the administration by the Britishers. अब जो ब्रिटिशर्स ने अपना पैर जमा लिया था और यहाँ पे शासन करने के लिए जो बागडोर उन्होंने संभाली हुई थी, तो कुछ सिस्टम उन्होंने बनाए थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. फाइन. उसमें सिविल सर्विसेज के बारे में भी हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे. सिविल सर्विसेज को उन्होंने कैसे रेगुलेट करा, देन आर्मी, पुलिस एंड जुडिशरी. इसमें मेन जो है आपका जुडिशरी सिस्टम, जस्टिस, न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस, न्याय के नए तरीके कैसे, उसके बारे में, और आर्मी का सेटअप किस तरह से उन्होंने किया था. वो दैट वाज अ वंडरफुल वे, द वे डिड इट. क्योंकि देखो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनली जो चला आ रहा था ना, वो सिस्टम ये था कि गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ पे जो पंच लोग होते थे, पंच का मतलब 5 लोग जो आपके गांव में सबसे बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो बैठते थे पंचायत में. और उनको इसलिए मतलब कि उनकी बात को माना जाता था क्योंकि वो बहुत पुराने होते थे ना, सबसे बुज़ुर्ग लोग, उनको वहाँ के हर प्रॉब्लम के बारे में पता होता था. तो कोई भी गड़बड़ी होती थी समाज के अंदर, तो जो भी वो बात कहते थे, जो भी न्याय अपना देते थे, किसी छोटी बड़ी बात पे, घरेलू झगड़े, बाहर के झगड़े, वो सब कुछ है ना वही लोग निपटा लेते थे. तो चलता आ रहा था इस तरह से. So the British company established a rule in India. Warren Hastings he brought many administrative reforms, और उसमें आर्मी में रिफॉर्म लेकर आए, जस्टिस में. जस्टिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. 1772 में एक नया सिस्टम, नया जस्टिस सिस्टम जो लेकर के आए थे, इंट्रोड्यूस किया था, और वो बहुत ही सिस्टमैटिक फॉर्म में था. ठीक है. अब सिस्टमैटिक फॉर्म में आप देखो, कोई भी चीज़ अगर देश में शुरू करोगे, तो देश के कैपिटल में या किसी बड़े शहर में कर दोगे, बहुत अच्छी बात है. लेकिन कोई भी देश तरक्की कहाँ करता है, जब उसके मतलब कि ग्रास रूट लेवल से काम होता है. ग्रास रूट लेवल का मतलब होता है कि जो सबसे निचला स्तर है, ठीक है, वहाँ से आप उसकी शुरुआत करिए, गांव से, डिस्ट्रिक्ट से, ज़िले से, है ना.
तो उन्होंने मतलब कि गांव में तो पंचायत थे ही, उनका सहारा वो लोग ज़रूर लेते थे। वहाँ का केस भी जो है डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में आया करता था। ठीक है, ऑन योर स्क्रीन यू कैन वेरी वेल सी इन डिस्ट्रिक्ट 2 कोर्ट्स वर फॉर्म फॉर जस्टिस। न्याय के लिए, न्याय के प्रोसीजर्स के लिए, जस्टिस प्रोसीजर्स के लिए, ठीक है, किसी को भी न्याय देना है तो उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया। मैंने अभी आपको बताया ना कि बड़े बूढ़े हैं, उन्होंने जो कहा तो उसके अकॉर्डिंग वो काम हो जाता था। या तो फिर वो वे राजा के पास जाते थे गांव में, अगर उनका बात नहीं बनती थी, कस्बों में अपने बड़े बूढ़ों की बात उनको नहीं समझ में आई तो राजा को वो लोग गुहार लगाते थे, उनसे मतलब की बात करने की कोशिश करते थे। कई बार न्याय मिलता था, कई बार नहीं मिलता था। तो इसी तरह हमारी प्रक्रिया चलती थी। अंग्रेज़ों ने आके देखा कि भाई यहाँ पे तो सिस्टम अलग है, हमें तो सिस्टमेटिक फॉर्म में करना है काम, ठीक है, लड़ाई झगड़ों को भी सुलटाना है। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में क्या करा, ज़िले के अंदर 2 तरह के कोर्ट को बनाया। ठीक है, अच्छा, जो पहला कोर्ट है क्रिमिनल कोर्ट, आपको देखो स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। क्रिमिनल कोर्ट का क्या मतलब होता है, जहाँ पे उस कोर्ट में जहाँ पे कोई मार धाड़ ऐसे, जब खून खराबा हो गया, किसी भी इशू को लेके, ज़मीन जायदाद को लेकर के, छोटी बड़ी लड़ाई को लेकर के एक दूसरे का मर्डर कर दिया, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, ठीक है, मर्डर नहीं भी हुआ तो आपने कोशिश करी, ठीक है, और खून खराबा इस तरह से हुआ, ठीक है, ग्रुप में भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो इस तरह की जितने केसेस होते थे वो क्रिमिनल कोर्ट में लाए जाते थे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते थे? फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत। लोग कहा करते थे भैया फौजदारी मुकदमा हुआ है, ठीक है, तो ये मुकदमा कहाँ पे जाएगा? फौजदारी अदालत में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था, जैसे हमने कहा ना कि पहले बड़े बूढ़े लोग जो है वो लोग अपना डिसीजन दे दिया करते थे। अच्छा, ऐसा भी होता था, कुछ बातें ऐसी भी, इश्यूज ऐसे उठ जाते थे जहाँ पर धर्म से बातें जुड़ी हुई होती थी, तो वहाँ पे पंडित लोग आगे आते थे, ठीक है, वो भी अपने न्याय देते थे, अपना मतलब व्यूज़ रखा करते थे। वैसे ही आप स्क्रीन पे देखिए ज़रा, काजी एंड मुफ्ती हमने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं काजी और मुफ्ती। अब काजी ये कौन थे? ठीक है, काजी एंड मुफ्ती यूज्ड टू लुक आफ्टर द जुडिशरी मैटर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर। अगर थोड़ा सा भी ध्यान आ रहा है आपको, थोड़ा से रिव्यू करिए कि पिछले वीडियो में जब हम सेटअप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ एक वर्ड आ रहा था कलेक्टर, ठीक है। हर प्रोविंस प्रेसिडेंसीज में वो लोग हुआ करते थे, गवर्नर्स हुआ करते थे, कलेक्टर्स हुआ करते थे। दो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो कलेक्टर्स का क्या मतलब है कि कलेक्टर्स बहुत हाई पोस्ट हुआ करती थी, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी, ठीक है। वो रेवेन्यू ज़रूर कलेक्ट करवाते थे अपने सुपरविजन में, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन वो देखा करते थे, ठीक है। तो उनके सुपरविजन में काम होता था। ये नहीं कि काजी मुफ्ती जो है अपनी बात कह के चले गए, नहीं, वो अंग्रेज कलेक्टर जो है वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता था और उसके सुपरविजन में न्याय होता था। काजी जो है वो जो मुस्लिम वर्ग के, मुस्लिम समाज के लोगों के लिए वो क्या थे, एक जज की तरह काम करते थे, ठीक है। कि मुस्लिम लॉज अलग होते हैं, उनके धर्म को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हिंदू धर्म से अलग हैं। तो काजी अपनी अपनी बातें वहाँ पे कहा करते थे कोर्ट में। और मुफ्ती जो है, मुफ्ती का काम क्या होता था कि वो जो कुछ जज अपने जजमेंट दिया करते थे, ठीक है, वो और लोगों को आगे बता देते थे, लोगों से बातचीत भी करते थे, काउंसिल भी करते थे उनको, ठीक है। तो इस तरह से क्रिमिनल कोर्ट में काजी एंड मुफ्ती दे यूज टू लुक आफ्टर द जस्टिस अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर दूसरे तरह का कोर्ट होता था सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का कि यहाँ पे क्या मतलब है? एक दीवानी कोर्ट, ठीक है। पैसों को लेकर के झगड़ा हो गया, घर में भाई भाई में झगड़ा हो गया, एंड सास बहू का झगड़ा तो वेरी कॉमन, सदियों से हो रहा है, आज भी होता है,
और शायद आगे भी होता रहेगा। तो इस तरह की भी जो है ना, जो लड़ाइयाँ जो होती है ना, वो किसी भी तरह की मतलब कि जो है आपसी जो बात को लेकर के हो गया, लेकिन यहाँ खून खराबे वाली बात नहीं है सिविल कोर्ट में। ठीक है, डोमेस्टिक लड़ाइयाँ वगैरह भी जो हो गई, ठीक है, घरों में हो गई, रिश्तेदारी में हो गई, सड़क पे हो गई, बाहर हो गया, या पैसों के लेन देन को लेकर के हो गया, प्रॉपर्टी के लेन देन को लेके हो गया, तो सब सारा ये बातें जो है वो दीवानी कोर्ट में जाया करता था। अब दीवानी कोर्ट में आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है मौलवी और पंडित जो है वो रहा करते थे। ठीक है, और पंडित और मौलवी जो है दे यूज्ड टू इंटरप्रेट इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन कलेक्टर्स। ठीक है, जो यूरोपियन कलेक्टर जो हुआ करते थे, मैंने आपको फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो कलेक्टर जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत दमदार मतलब की जो है ये पोस्ट हुआ करती थी। भैया कलेक्टर है, कलेक्टर साहब का मतलब कि कंप्लीट पावर इन हिज हैंड। ठीक है, नॉट ओनली द रेवेन्यू कलेक्शन और द टैक्स कलेक्शन, बल्कि वो इस तरह की मुकदमेबाजी जो होती थी कोर्ट कचहरी के, और भी एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, वो हर चीज़ को देखता था, हर चीज़ को देखता था। ठीक है, खुद नहीं भाग रहा होता था, ठीक है, वो अपने और भी उन्होंने जजेस जो अपॉइंट करे होते थे, पुलिस वालों को भी अपॉइंट करते थे। ठीक है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती थी वो अपने एम्प्लॉयज़ रखा करते थे। ठीक है, और जैसे हमने कहा कि हिंदुस्तान एक ट्रेडिशन हमारी जो पहले से चली आ रही थी, हमारे जितनी न्याय प्रक्रिया थी वो बड़े बूढ़े और धर्म से रिलेटेड बहुत सारा था। ठीक है, तो मौलवी और पंडित भी जो है वो हिंदुस्तान का क्या लॉ है वो उन्हें बताया करते थे। किन्हें बताया करते थे? कलेक्टर। कलेक्टर कौन होते थे? यूरोपियन। आज के तारीख में आप देखेंगे कि जितने जजेस हैं आईएएस लेवल पे, आईपीएस लेवल पे, बड़े पोस्ट पे, हर तरह की पोस्ट जितनी है वहाँ पे आप सभी हिंदुस्तान के लोगों को देखेंगे, है ना, इंडियंस। लेकिन उस टाइम में लोग काम करते थे, लेकिन वो नीचे वाले पोस्ट पे, छोटे वाले पोस्ट पे, क्लरिकल स्टाफ वाले पोस्ट पे जो है ना इंडियंस को रखते थे। जो बड़ी पोस्ट होती थी ना वो हमेशा अंग्रेज अपने हाथ में रखा करते थे। ठीक है, तो ये जो कलेक्टर्स होते थे कोर्ट के अंदर, ठीक है, इनके सुपरविज़न में काजी, मौलवी, मुफ्ती, पंडित, ये सभी लोग मतलब उन्हें बताया करते थे कलेक्टर्स को कि हमारे धर्म के अनुसार जो है ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वो चीज़ वैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो इंटरप्रेट करा करते थे इंडियन लॉज को, और वो लोग सुनते भी थे। ठीक है, एकदम से तो अपना लॉ वो नहीं थोप पा रहे थे। ठीक है, कि भाई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी, तो वो थोड़ा से मिल करके चल रहे थे। लेकिन फाइनल जो वर्डिक होता, फाइनल जो उनका न्याय होता था, जो भी वो डिसीजन दिया करते थे वो कलेक्टर के साइन उसी पे होते थे। ठीक है, इन लोगों के भी होते थे, लेकिन जो आखिरी बात जो कही और सुनी जाती थी वो कलेक्टर ही कहते थे और उनके ही सुपरविजन में होता था। होप आई एम क्लियर टिल हियर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट में दो तरह के कोर्ट थे, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत में कौन से मुकदमे जाते थे? जहाँ फौजदारी हो गई, ठीक है, लठ बज गए, सिर फोड़ दिया, ठीक है, किसी के बाग बगीचे उखाड़ दिए, वो किसी भी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया, खून खराब हुआ, तो वो क्रिमिनल कोर्ट में जाता था। ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर या डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, आपसे लड़ाई झगड़े को लेकर, वो सारी कोर्ट कचहरी वाली जो बातें होती थी वो दीवानी कोर्ट में जाती थी, जिसे हम सिविल कोर्ट कहते थे, और सारा काम अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर हुआ करता था। होप आई एम क्लियर टिल हियर। फाइन। नाउ इट वॉजंट दैट ईजी कि हिंदुस्तान के अंदर रह कर के आप इन चैलेंजेस को आप मतलब कि बड़े आराम से आप निकलिए। बड़ा चैलेंज था, धर्म सामने था, दूसरा देश हिंदुस्तान मतलब कि आपके लिए सामने था, आप ब्रिटेन से आए हुए थे, तो जस्टिस को भी लेके एक बहुत ज़बरदस्त जो है चैलेंज जो है यूरोपियंस को फेस करना पड़ा। फाइन। अच्छा, किस तरह के मतलब कि इन्होंने चैलेंजेस फेस करे होंगे?
कुछ सोच सकते हैं जब हम बार बार कह रहे हैं मौलवी थे एंड कौन लोग थे और पंडित लोग थे, ये लोग बीच में थे, ठीक है, और बड़े बुजुर्ग तो थे ही थे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल था इन लोगों के लिए कि इस तरह के केसेस को वो बहुत आसानी से सिस्टमैटिकली उसको रेगुलेट कर लें। तो अंग्रेज़ों ने मतलब कि थोड़ा एक काम करा, उन्होंने कहा कि भाई ये जो ब्राह्मण्स है ना, तो कुछ ब्राह्मण जैसे नॉर्थ इंडिया के या ईस्ट इंडिया के कह लीजिए, वेस्ट के, साउथ के, हर 200-400 किलोमीटर के बाद जो है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ केस में ब्राह्मणों का अलग 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 व्यूज़ आता था। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ठीक है, कोई एक बात होगी, किसी के मर्डर हो गया, ठीक है, या किसी के मतलब कि प्रॉपर्टी मतलब कि भाई ने छीन ली, या कोई बात हो गया जो दीवानी अदालत में जाया करता था, राइट। तो इसमें काजी और मौलवी का कुछ अलग कहना होता था, पंडितों का, ब्राह्मणों का कुछ अलग बात कहनी होती, वो अपनी बात कह रहे होते थे, साउथ के लोग कुछ और बात कह रहे होते थे, नॉर्थ वाले ब्राह्मण्स कुछ और कह रहे थे। बड़ी प्रॉब्लम में आ गए, यूरोपियन को समझ भी नहीं आ रहा था, एकदम गोल गोल घूम गए, ठीक है, कि यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है, फाइन। तो the major problem was that Brahman had a different interpretation of a local laws based on what? Based on the धर्मशास्त्र, ठीक है। जो मुस्लिम्स थे उनके अपने जो है ना शरीयत कानून, उनके अपने कानून अलग हैं, ठीक है, कुरान में कुछ बातें अलग कही गई हुई हैं, ठीक है, और हिंदुओं में कुछ अलग कही गई है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत सारे मैटर्स है, मैरिज को लेकर के है, प्रॉपर्टी को लेकर के है। तो हिंदू धर्म कुछ और कह रहा है, मुसलमानों का धर्म कुछ और कह रहा है। तो वो लोग बेचारे परेशान हो गए, क्योंकि वो अपनी कुरान की बात कहना शुरू कर देते, और हिंदूज़ जो है ना, ब्राह्मण्स, वो अपनी बात शुरू कर देते कि धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो वह बेचारे मतलब कि यूरोपियन जो है उनकी हालत इन्होंने खस्ता कर दी। लेकिन ये चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट करा, और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने क्या करा? अच्छा, धर्मशास्त्र समझने क्या है? धर्मशास्त्र संस्कृत टेक्स्ट प्रिस्क्राइबिंग द सोशल रूल्स एंड कोड ऑफ बिहेवियर। आपका बिहेवियर समाज में, परिवार में कैसा होना चाहिए, ठीक है। पति पत्नी का मतलब कि किस तरह का व्यवहार होना चाहिए पति के साथ, एक भाई छोटे भाई बड़े भाई के साथ कैसा होना चाहिए, बड़े भाई का क्या धर्म है, फाइन। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो धर्म से रिलेटेड भी थी, और समाज में जो है किस तरह का रूल रेगुलेशन होना चाहिए, तो वो धर्मशास्त्र में लिखा हुआ था। तो ऐसे में उन्होंने क्या करा? टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी मतलब एक तरह का कानून हो, सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून हो। ये नहीं कि अलग अलग है ना, सब लोगों के लिए कानून बने हुए हैं। तो वो बड़ी मुश्किल वाली बात थी, क्योंकि देखो वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, दे गेव अ प्रॉपर शेप टू द जुडिशियल सेटअप, फाइन। अब इन्होंने दे सेटअप सिविल कोर्ट एंड द क्रिमिनल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, पेनल कोड भी इन्होंने स्टैब्लिश किया, एंड स्टैब्लिश ए प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब रूल ऑफ लॉ का मतलब हुआ, इट मेंट इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इट प्रोफेस द आइडियल ऑफ वन लॉ फॉर ऑल, सबके लिए एक जैसा कानून हो, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने क्या करा कि टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी 1775 में 11 पंडितों को सेलेक्टेड, बहुत ही ज्ञानी पंडितों को उन्होंने सेलेक्ट करा। उन्होंने कहा भैया आप लोग सारे लोग बैठ जाओ और एक साथ बता दो, कंपाइल कर दो कि आपका धर्म या हिंदू लॉ क्या कहता है, आपके धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। एक जगह सब कुछ कंपाइल कर दो, रिटन में होना चाहिए। समझ में है कि नहीं? वर्बली नहीं होना चाहिए। अच्छा मूड है तो फिर मतलब कि गलत काम को भी आपने हाँ 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 करके उसका आपने जजमेंट बहुत बढ़िया दे दिया। आपने मूड के ऊपर काम नहीं करना है, और क्षेत्र के बेस पे बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग सारे लोग इकट्ठे हो जाओ,
ठीक है, 11 पंडितों को इकट्ठा करा गया। उनसे कहा गया भैया आप लोग पंडित जी अपना हिंदू लॉ को लिख लीजिए। अब मुसलमानों के लिए क्या करा, 1778 में अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूरोपियन जजेस। जो अंग्रेज जजेस थे ना भाई, वो एकदम से घूम गए थे, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदू लॉ क्या कह रहा है, मुसलमानों का लॉ क्या कह रहा है, क्योंकि उनके इंग्लैंड में तो उतनी यूरोपियन कंट्री में एक ही तरह का लॉ था सबके लिए। तो वो ये चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जुडिशरी सिस्टम जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, राइट, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। और उसके लिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान के जो ज्ञानी लोग थे, जो धर्म के ज्ञाता थे, जो समाज के कानून को जानते थे, उन सब को मिला के बैठाया कि भाई आप लोग अपनी अपनी बातें रिटन में कह दो, ठीक है। बार बार ये चेंजेस नहीं होंगे कि कभी कुछ कह दे रहे हैं कभी कुछ कह दे रहे हैं, इससे बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। Before the coming of the British, the Indian followed the law based on the local custom and the tradition. Local custom, जो लोकल रीति रिवाज थे, उनका कल्चर था, उसके अकॉर्डिंग जो है उनके रूल रेगुलेशंस थे। For some time the British did not interfere with the existing system. शांति से देख रहे थे और मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, काजी साहब क्या कह रहे हैं, सुन रहे थे और न्याय में अपनी मतलब की बात भी बोल रहे थे, लेकिन ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे थे शुरू में। Then they decided the British law would apply only to the European. They decided the British law would apply only to the European. However, the existence of the two sets of the law created a confusion. समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रिटेन में तो इस तरह से कुछ होता नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है कि हिंदुओं के लॉ अलग, मुसलमानों का लॉ अलग। फाइन। तो इन बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1793 stated that justice should be based on a written law and regulation instead of the age-old custom and the tradition. जो कुछ भी है it should be properly regulated, systematic form में हो, written में हो, ठीक है। So some of the Indian traditions were written down in the form of law and the regulation. This made the law uniform and easier. It came very smoothly then. जब सब कुछ written में आ गया तो everything went on very smoothly. Hope you are getting the points. Fine. तो कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद करी। हमने आपको शुरू से कहा कि देखो ये बड़ा ना मज़ेदार है ना टॉपिक है ये, ठीक है, और थ्रिलिंग वन है। आज भी जो है क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हर स्टेट में है, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में। ये बेस कौन देके गया? अंग्रेज देके गए। बताइए, आ करके वो हमें लूट करके वो चले गए, लेकिन उनका सिस्टम आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। और जब उन्होंने सिस्टम बनाया होगा तो आसान नहीं हुआ होगा। फाइन। दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर देम, ठीक है, क्योंकि किसी भी धर्म के लोगों को, किसी के महिला के लिए, किसी के आदमी के लिए कभी कुछ बोल दो, किसी ग्रुप, किसी कम्युनिटी, पर्टिकुलर कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, किसी को आपने बोल दिया, अपने न्याय अपने हिसाब से दे दिया, ठीक है, अंग्रेज़ों ने, तो बवाल खड़ा हो जाता। तो उन्होंने धार्मिक जो जजेस थे, धार्मिक नेता भी हुआ करते थे और धर्म के ज्ञाता होते थे, सोशल रूल रेगुलेशन जानते थे, उनका सहारा लेते हुए इन्होंने काम करा। और इन धीरे धीरे जब सारा मामला उनको समझ में आया, उन्होंने कहा भाई अब इन सब चीज़ों को आप रिटर्न में दे दीजिए। फाइन। अच्छा, अब क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में बना, ठीक है, 1773 में बना।
a new Supreme Court was established in Calcutta. अब बताइए ज़रा, अभी आप कहेंगे कि हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट तो मैडम कहाँ पे है, दिल्ली में, और आप कैलकाटा बोल रहे हो। भाई स्टैब्लिशमेंट तो इन लोगों की वहीं हुई थी शुरू से वो लोग वहीं पे मतलब अपना पैर जमाया हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो कहाँ उन्होंने इस्टेब्लिश करा, उन्होंने कैलकाटा में इस्टेब्लिश करा। इज इट क्लियर? कहाँ पे इस्टेब्लिश करा? अगर कभी एक प्रश्न वैसे जीके का भी है कि अंग्रेज़ों ने जो है अपने पहले जो सुप्रीम कोर्ट जो इस्टेब्लिश करा था वो कहाँ पे करा था? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा। इज इट क्लियर? ओके फाइन। नाउ द कोर्ट ऑफ अपील, द सदर निज़ामत अदालत, एक कोर्ट ऑफ अपील जो है इसका क्या मतलब है कि अगर आपको अपील करना है, सपोज़ आप खुश नहीं हो, आप क्रिमिनल कोर्ट में गए थे, ठीक है, आप काजी मुफ्ती ने जो कुछ कहा या कलेक्टर साहब ने जो कहा, या सपोज़ आप सिविल कोर्ट में गए थे, ठीक है, वहाँ पे पंडित थे, मौलवी थे, कलेक्टर साहब थे, उन्होंने सारी बातें कह दी अपनी, ठीक है, आपने सुन ली, लेकिन आपको ठीक नहीं लगी बात, बिल्कुल ठीक नहीं लगी बात, ठीक है, तो आप कहाँ जा रहे हो? आज भी हम कहाँ जाते हैं? लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में चले जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम कहाँ चले जाते हैं? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम अपील कौन सी कोर्ट में करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। करते नहीं करते? ठीक है, तो देखो ये सिस्टम ये अंग्रेज बना के गए थे, ठीक है। कोर्ट ऑफ अपील, द सदर्न निज़ामत अदालत, तो ये जो कैलकाटा में जिसको हम सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा। तो ये सब लोग यहीं पे जाते थे कोर्ट ऑफ अपील, वो अपनी बात को मतलब कि अपील करते थे, वो अपनी बात को वहाँ फिर कहते थे, अपील करते थे कि देखो हमारे साथ बहुत गलत हुआ, जो जजमेंट हुआ हम उससे परेशान हैं, ठीक है, और हमें ये जो जजमेंट जो है बिल्कुल पसंद नहीं आया, गलत है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है न्याय के जो सिस्टम में, जो न्याय हमको दिया गया है, जो भी जस्टिस दिया गया है वो हमें ठीक नहीं लगा, तो उसके लिए जो है कोर्ट ऑफ अपील भी बनी। बात समझ में आ रही है? देखो सिस्टम उन्होंने बहुत बढ़िया बनाया, द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हम ये सिस्टम ऑफ जस्टिस को पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो तरह के कोर्ट, आप एकदम ध्यान रखिएगा इस बात को, कि एक क्रिमिनल कोर्ट है और एक सिविल कोर्ट है, और चैलेंजेस जो अंग्रेज़ों ने फेस करा उसके लिए उन्होंने हिंदू मुसलमान को अलग अलग बैठाकर उनको बोल दिया कि अपने अपने लॉज, अपने कानून जो है वो रिटन में आप हमें दे दीजिए, ठीक है। और फिर अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैलकाटा में स्टैब्लिश हुआ। बात समझ में आ रही है? होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। फाइन, थैंक यू very much for listening it. Keep on reading your NCERT book. Take care of yourself, everyone. Thank you so much. Very interesting topic you are listening.